हेलो एवरीवन, आज का हमारा दूसरा लेक्चर। इसके अंदर हम लोग पूरा का पूरा एमसीक्यू सेशन देने वाले हैं। ठीक है, जितने भी कॉन्सेप्ट हुए हैं उन सब का जितने एमसीक्यू हमारे बन रहे हैं वो सारे के सारे हम लोग आज सॉर्ट करेंगे। अबाउट टू दैट, अगर कोई टाइम परमिट हुआ हमको तो हम लोग कोई नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो भी है वो हम लोग ले लेंगे। राइट, ओके, सो लेट अस स्टार्ट दैट। एमसीक्यू नंबर 27 पर आ जाते हैं। 26 तक हम लोग ने सारे के सारे सॉल्व कर लिए हैं। 27 के ऊपर आ जाते हैं। यस हम लोग ने जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको कल जो एमसीक्यू छोड़े थे कि भाई रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर जो एमसीक्यूज हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, बिकॉज कॉन्सेप्ट वॉज पेंडिंग टू बी एक्सप्लेन। नाउ इट इज थॉरली एक्सप्लेन। आपको उसकी नोट्स भी मिल जाएगी व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। बेस्ड ऑन दैट जो भी एमसीक्यू पेंडिंग है वो हम लोग आज क्लियर कर लेते हैं। राइट, ओके। गुड्स वर्थ 5000 का पता नहीं क्या है, सबको ये फेवरेट है। यस, गुड्स वर्थ 5000 परचेस्ड फ्रॉम मोहन वेर नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल। ध्यान से पढ़िए, नॉट रिकॉर्डेड एट ऑल मतलब क्या? इट इज़ ओमिटेड, भूल गए। क्या हुआ? भूल गए। वी कम्प्लीटली फॉरगॉट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। इसका मतलब क्या हुआ? ओमिट हो गया हमसे, मतलब ओमिजन वाला है एरर। ये हम लोग को ध्यान में फौरन आना चाहिए। मतलब नॉट रिकॉर्डेड फौरन क्लिक होना चाहिए, ओमिजन। क्या होना चाहिए? ओमिजन। राइट, तो अभी फटाफट से ओमिजन, प्रिंसिपल, कमीशन, कंपनसेशन, नो। तो हमारा आंसर क्या रहेगा? ए, ओमिजन। करेक्ट। नेक्स्ट 28, द सैलरी पेड ऑफ ₹3000 वॉज डेबिटेड टू द वेजेस अकाउंट। वेजेस मतलब होता है मजदूरी। तो क्या सैलरी मजदूरी है? नहीं। तो आपने क्या किया? एरर किया। और एरर में क्या किया आपने? अलग अकाउंट को सिलेक्ट करके उसके अंदर आपने जनरल एंट्री पास कर दी। सो दिस इज द एरर। नाउ आपको उसका टाइप बताना है, विच काइंड ऑफ टाइप ऑफ द एरर। तो यहाँ पर क्या ओमिजन भूल गए थे? नहीं, हम लोग ने तो डाल दिया था, तो दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। प्रिंसिपल, क्या प्रिंसिपल का एरर है? आपने कुछ कैपिटल का पर्सनल का कैपिटल कर दिया, या तो फिर आपने डिप्रिशिएशन का वैल्यू जो पहले एसएलएम था उसके बाद आपने कुछ डब्ल्यूडीवी कर दिया, कुछ इस तरह के एरर है? नो, ये भी नहीं, ये भी नहीं। क्या कमीशन है? यस, कमीशन का एरर है। मैंने आपको 4 एग्जांपल करके कमीशन बताया था। कमीशन का एरर किस तरह से हो सकता है? कंपनसेटिंग एरर नहीं, ये भी नहीं है। सो आंसर इज कमीशन। ग्रेट। 29, विच ऑफ द फॉलोइंग एरर विल नॉट अफेक्ट, ध्यान से पढ़िए, विल नॉट अफेक्ट दी ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं करेगा। ट्रायल बैलेंस को कौन सा एरर अफेक्ट नहीं करेगा? ओके, एक एक ध्यान से पढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं, कोई घाई नहीं करेंगे, बिल्कुल शांति से पढ़ेंगे। रॉन्ग अमाउंट पोस्टेड टू वन अकाउंट, गलत अमाउंट किसी एक खाते में हमने गलत से डाल दिया है, तो क्या उससे ट्रायल बैलेंस अफेक्ट करेगा? बट नेचुरली अफेक्ट करेगा। तो ये हमारा आंसर नहीं है। अमाउंट पोस्टेड टू द रॉन्ग साइड ऑफ एन अकाउंट, अगेन ये हमारे ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट कर रहा है, इसलिए ये भी आंसर नहीं है। रॉन्ग कास्टिंग ऑफ अ सब्सिडरी बुक, आपने कोई रॉन्ग सब्सिडरी बुक को सेलेक्ट कर लिया। यस, ये हो सकता है। नेचर पूरा नहीं पता, इसलिए इसको हम लोग ओपन रखेंगे। कंप्लीट ओमिजन ऑफ अ ट्रांजैक्शन, कंप्लीट, अगर किसी चीज़ को अगर आपने कंप्लीटली ओमिट कर दिया तो क्या उससे टीवी पर इफेक्ट आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो स्ट्रॉन्ग हमारा आंसर क्या है? ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट। इसके अंदर तो नेचर पता होगा तब जाके आएगा, लेकिन इसके अंदर तो ये डाउटलेसली यही होगा, क्योंकि अगर आपने ट्रांजैक्शन एंटर ही नहीं किया, ना डेबिट एंट्री ना क्रेडिट एंट्री, तो इसका मतलब क्या? टीवी बैलेंस होने ही वाला है। अगर मैच हो गया मतलब वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट नहीं कर रहा है। सो
complete omission of a transaction. So this is the answer. Correct? Yes. Now हमारे पास ऐसे क्वेश्चन भी आएंगे जिसके अंदर आपको जेवी पास करनी पड़ेगी, राइट? जेवी पास करोगे और बेस्ड ऑन दैट फिर आपको क्या मिलेगा, इसका आंसर मिलेगा. अ परचेज ऑफ 500 फ्रॉम राकेश. शांति से पढ़िए. परचेज ऑफ 500 फ्रॉम राकेश, ये है मेरा ट्रांजैक्शन जिसका मेरे को ओरिजिनल एंट्री, करेक्ट एंट्री पता होनी चाहिए. वो पहले मैं लिख लेती हूँ. तो करेक्ट एंट्री क्या होगी, पहले मैंने आगे कुछ नहीं पढ़ा, मैंने क्या किया, सिर्फ और सिर्फ आगे का पार्ट पढ़ा और मेरे दिमाग के अंदर मेरे को फिक्स कर लेना है कि करेक्ट एंट्री कौन सी होगी. तो क्या होगी मेरी करेक्ट एंट्री, परचेज अकाउंट डेबिट टू राकेश. ठीक है, अमाउंट कौन सी रहेगी, 500. 500. ठीक है. नाउ उसका रिकॉर्डिंग हुआ है कौन से अमाउंट के ऊपर, 5000 रुपीज़ के ऊपर. शांति से पढ़िए. 500 होना था लेकिन कितना कर दिया आपने, 5000 कर दिया. मीनिंग देयर बाय आपने 4500, अगर 5000 में से 500 निकालेंगे तो कितना होगा, 4500. इतना एक्सेस एंट्री किया. कितना किया, एक्सेस एंट्री किया. इतना डेबिट भी एक्सेस हो गया, इतना क्रेडिट भी एक्सेस हो गया. अभी क्या करेंगे, इतना एक्सेस हो गया तो उसको मेरे को क्या करना पड़ेगा, एक्सेस को अभी कम करना पड़ेगा. 4500 तो मेरे को चाहिए ही नहीं, वो तो मेरे को गलती से रिकॉर्ड हो गया है. तो क्या करेंगे, यही एंट्री को हम लोग क्या करेंगे, उल्टा देंगे. जो डेबिट है उसको क्रेडिट करेंगे, जो क्रेडिट है उसको डेबिट करेंगे. एंड आफ्टर दैट जो अमाउंट हम लोग को एक्सेस में मिल गया है, जो मेरे को मेरे बुक्स ऑफ अकाउंट से निकालना है, उसको मैं उस अमाउंट से ले लूँगी. करेक्ट. तो क्या करेंगे हम लोग, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट. ठीक है, अमाउंट कितनी रहेगी, 4500. गॉट दैट. अभी सेम पहले आपके दिमाग में आंसर फिट हो गया ना, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए, इससे क्या होगा, कन्फ्यूज़न नहीं होगा. क्योंकि एग्जामिनर का फर्स्ट एंड लास्ट मोटिव कौन सा होता है, स्टूडेंट को कंफ्यूज करना, कि जिससे वो क्या करे, गलती करे, उसका आंसर गलत हो जाए. लेकिन हमको ये चीज़ नहीं करनी है. आंसर रेडी करो दिमाग में, उसके बाद MCQ के ऊपर जाओ. राकेश अकाउंट डेबिट 4500, येस, टू परचेज अकाउंट 4500. येस, फर्स्ट वाला ही मेरे को करेक्ट लग रहा है. परचेज अकाउंट डेबिट 4500 बिल्कुल नहीं. राकेश अकाउंट परचेज अकाउंट 5000 बिल्कुल नहीं, ये भी नहीं. तो करेक्ट आंसर कौन सा होगा हमारा, ये वाला, राकेश अकाउंट डेबिट टू परचेज 4500. ओके एवरीवन, गॉट दैट. आपको अच्छे से पता चल गया किस तरह से क्या करना है. इस टाइप के क्वेश्चन अगर आ गए तो ये एक एक्सपर्ट एडवाइस है आपको. पहले आंसर माइंड में क्लियर कर लो, उसके बाद जितने भी आपको ऑप्शंस दिए हैं उस पर जाओ. राइट. जितने भी कैलकुलेशन वाले होंगे आपको इसी तरह से इसको अटेंड करना है. ओके, नेक्स्ट. Before preparation of trial balance, a single-sided error is corrected by. single-sided error, समझो, ये ट्रायल बैलेंस है, उसका डेबिट क्रेडिट है. ये अगर मेरे को लगा कि टोटल मैच नहीं हो रहा है, मतलब किसी एक सिंगल साइड के ऊपर एरर हो सकती है. ठीक है, तो आप किस तरह से उसको करेक्ट करोगे. तो किस तरह से हम लोग करेक्ट करेंगे, पासिंग अ जनरल एंट्री, मेकिंग अ नोट इन द मार्जिन बिल्कुल नहीं, ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट बिल्कुल नहीं, सिंपली करेक्टिंग द अफेक्टेड अमाउंट बिल्कुल नहीं. हम लोग क्या करेंगे, पास करेंगे जनरल एंट्री, जिसको हम लोग बोलते हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर. Yes, so we were on MCQ number 31. I think
बकाया कर देते हैं। यस, बिफोर प्रिपरेशन ऑफ टीबी, ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले अगर अ सिंगल साइडेड एरर, मतलब कि मान लीजिए कि डेबिट क्रेडिट जो भी है उस पर मेरे को कुछ अमाउंट के अंदर क्या दिखा, मिसमैच दिखा, बैलेंस मैच नहीं हो रहा है, दोनों का जो टोटल मैच नहीं हो रहा है, तो किसी एक साइड पर एरर हो सकती है। मान लीजिए कोई लेजर्स के आप जो बैलेंसेस है उसको ट्रांसफ़र करने के अंदर कोई दिक्कत आ रही है आपको, या तो फिर आप जर्नल एंट्री से पोस्टिंग जब भी कर रहे हो तब वो कोई एरर आ गई हो, कुछ भी हो सकता है। तो उसका आप करेक्शन किस तरह से करोगे? बाय पासिंग अ जर्नल एंट्री? नो, क्योंकि ये तो दो अकाउंट्स को अफेक्ट करेगा। मेकिंग अ नोट से कभी कोई रेक्टिफिकेशन नहीं होता। ओपनिंग अ सस्पेंस अकाउंट? बिल्कुल नहीं, क्योंकि टीबी बनाते टाइम पर सस्पेंस अकाउंट भले हो लेकिन उसको क्लियर करके ही हम लोग फाइनल अकाउंट्स बना सकते हैं। सिंपली करेक्टिंग द अफेक्टेड अमाउंट, सिंपली करेक्टिंग द अफेक्टेड अमाउंट, यहाँ पर मोस्ट सूटेबल मेरे को ये लग रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊँ, जब इस तरह का कोई एरर होता है ना, तो शायद से ये वाला ऑप्शन भी करेक्ट हो सकता है। कब? जब मेरे को एक एरर मिला, ठीक है, उस एरर के ऊपर से मेरे को पता चला कि मैंने किसी एक अकाउंट के अंदर जो इफ़ेक्ट देनी थी शायद से मैंने किसी और अकाउंट के अंदर दे दी है, या तो फिर अमाउंट का मिसमैच है, कुछ भी। तो उस टाइम पर जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाया कि आपको क्या करना पड़ सकता है, यू नीड टू मेक जर्नल एंट्रीज, और आपको वो वहाँ पर लिखनी पड़ती है करने के लिए। यहाँ पर एक दो आंसर मोस्ट प्रोबेबली हो सकते हैं, बट हियर दे हैव मेंशन, यहाँ पर कौन सा आंसर है देख लेते हैं हम लोग। सिंपली करेक्टिंग द अफेक्टेड अकाउंट, ये यहाँ पर क्यों लिखा है वो भी समझ लीजिए। ये यहाँ पर क्यों लिखा है, बिकॉज हो सकता है कि सिर्फ और सिर्फ आपको उस लेजर के बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करने के लिए ही मिस्टेक रही हो। ठीक है, आपने बैलेंस यहाँ पर लिखा था 1000 रुपीज़, यहाँ पर जाके उसने आपने सिर्फ 10 रुपये लिख दिया, हो सकता है। तो जब ऐसे एरर्स होती हैं ना, तब ये आंसर करेक्ट है। लेकिन जैसे हम लोग ने पढ़ा था, ये मेरा है लेजर, ये मेरा है टीबी, और ये है मेरा जर्नल एंट्री जेबी बुक। तो अगर यहाँ पर मैंने 1 लाख लिखा है और पोस्टिंग भी मेरी 1 लाख से हुई, फिर उसके बाद यहाँ पर जाके टीबी में हुआ, तो मैं सिर्फ इसको करेक्ट करूँगी। लेकिन हो सकता है कि मैंने यहाँ पर 1 लाख लिखा हो, यहाँ पर मैंने क्या लग दिया गलती से सिर्फ 10,000 लिख दिया, और यहाँ पर भी मैंने करेक्ट ट्रांसफ़र किया। तो इस केस के अंदर मेरे को जेई पास करनी पड़ेगी, जेई पास करके ही मैं इसका आगे कुछ भी कर पाऊँगी। ठीक है, थोड़ा सा इसके अंदर ये डिप्लोमेटिक क्वेश्चन है, जिसका आंसर शायद से ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है। लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ इस क्वेश्चन को याद रखना, अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको डी ही लिखना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Cells of 2000 to Suresh were correctly entered in cells book। मतलब प्राइमरी बुक, जिसको हम लोग बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री बोलते हैं, उसके अंदर सही से एंट्री हो चुकी है, बट were not posted। अरे यार, क्या हो रहा है? But were not posted to सुरेश अकाउंट। क्या हुआ? जेबी पास करी आपने, किस तरह से? सेल्स हुआ, सुरेश को हमने सेल्स किया, सुरेश टू सेल्स, ये एंट्री पास करनी थी। ठीक है, हुआ क्या? एंट्री तो हो गई, लेकिन जब उसका पोस्टिंग हुआ, उस पोस्टिंग के अंदर नॉट पोस्टेड टू सुरेश अकाउंट, सुरेश के अकाउंट के अंदर पोस्ट नहीं हुआ। ड्यू टू दिस एरर द ट्रायल बैलेंस विल शो। इसके वजह से क्या होगा, समझिए मेरी बात को। सुरेश टू सेल्स, ठीक है, इसका पोस्टिंग हो गया, इसका पोस्टिंग नहीं हुआ। दैट मीन्स क्रेडिट साइड परफेक्टली ओके, लेकिन डेबिट साइड पर क्या होगा? इतने से मेरा अमाउंट
कमती दिखेगा, ठीक है, नॉट ओके, लेस शो होगा यहाँ पर। तो इस ड्यू टू दिस द ट्रायल बैलेंस विल शो व्हाट, डेबिट साइड एक्सेस, क्या डेबिट साइड के ऊपर एक्सेस है, यहाँ पर डेबिट, यहाँ पर क्रेडिट, यहाँ पर एक्सेस था जैसे हम लोगों ने देखा, यहाँ पर एक्सेस में है क्योंकि ये ऑलरेडी हम लोग ने शिफ्ट कर दिया है, ये शिफ्ट नहीं किया है, तो यहाँ पर क्या है, ये लेस है। तो डेबिट साइड एक्सेस बिल्कुल नहीं, क्रेडिट साइड एक्सेस येस, नो डिफरेंस, ट्रायल बैलेंस विल एग्री, बिल्कुल इनकरेक्ट, डेबिट साइड शॉर्ट नहीं, आंसर क्या रहेगा हमारा 2000, क्रेडिट साइड के ऊपर एक्सेस, डन, ओके। व्हेन वन एरर इज बैलेंस्ड आउट बाय अनदर एरर of equal amount on the opposite side, this is called what, compensating error। पढ़ने से ही पता चल जा रहा है, ठीक है। टाइम कंजम्पशन आपको बहुत ज़्यादा देखकर चलना है, कौन से क्वेश्चन के अंदर कितना आपको एम्फेसिस करना है, टाइम को मैनेज करके चलना है और आपको पूरा का पूरा पेपर अटेंड करके आना है, राइट, ओके। डेप्रिसिएशन वाले हमारे सारे के सारे हो चुके हैं, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हम लोग ने सारे कर दिए हैं, ठीक है। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हमारे हो चुके हैं, ठीक है, ये सारे हो गए हमारे डेप्रिसिएशन वाले। रिजर्व्स वाले हम लोग ने अभी बाकी रखने हैं, ओके ओके। प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स, ओके, इसको मेरे को हाईलाइट करके रखना है विथ पर्पल, ठीक है ना, तो इसको मैं पर्पल से टिक मार्क करके रखती हूँ, ये मेरा बाकी है, इस तरह से मेरे को याद रहेगा। ये भी हो गया। अभी यहाँ से कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं, साइज से रिपीट हो रहे हैं, प्रिंसिपल के बेस के ऊपर हो सकते हैं, डेप्रिसिएशन के बेस के ऊपर हो सकते हैं, जो भी हम लोग उसको एक बार फटाफट से देख लेते हैं। सिर्फ हमारा यहाँ पर ऊपर जो भी छोड़े वो हमारे रिजर्व्स एंड प्रोविजंस के ऊपर बाकी रहेंगे, जो अपने अनामत राखवानु शीखता था ना, बस तेनी ऊपर बाकी रहता है। Which accounting principle states that a business is assumed to continue its operation indefinitely? मैंने आपको बताया था indefinitely मतलब कि चलता ही रहेगा सालों साल। तो कौन सा कॉन्सेप्ट था हमारा, गोइंग कॉन्सेप्ट, गोइंग कंसर्न वाला कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये हमारा आंसर है, करेक्ट, ओके। ये सारे हम लोग ने कर दिए, तो फटाफट से हम लोग उसको सिर्फ एक बार गो थ्रू कर लेते हैं। विच कॉन्सेप्ट रिक्वायर्स दैट द सेम अकाउंटिंग मेथड बी यूज फ्रॉम वन अकाउंटिंग पीरियड टू द नेक्स्ट। इस साल जो किया वही नेक्स्ट ईयर के अंदर हम लोग को करना है। आपको याद है कंसिस्टेंसी, आपको बोला कंसिस्टेंसी, ठीक है, कंसिस्टेंट होने चाहिए आप अपने जो भी एक्शन है उसमें। तो यहाँ पर क्या है, कंसिस्टेंसी, करेक्ट आंसर, ग्रेट। The matching concept states that expenses should be recognized in the period they are paid in cash. The owner decides the revenue they help to generate is recognized. Okay, यहाँ पर EFG इन लोगों का प्रिंटिंग मिस्टेक है, ये सारा कुछ, ओके। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या बताता था, जिस साल के अंदर आपने रेवेन्यू जनरेट किया उस साल में उस रेवेन्यू को जनरेट करने के लिए जितना एक्सपेंस किया है सेम ईयर के अंदर आपको उसका रिकॉर्डिंग करना है। सो दिस वुड बी द आंसर, द रेवेन्यू, करेक्ट, यस। द मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग मेजर्स means that only transactions which can be verified by a third party are recorded expressed in monetary terms, completely true। अपना सेकंड वाला है, दूसरे फिर नहीं देखने के, एक बार प्रिपेयर करके गए हो तो। The full disclosure principle requires that a financial statement must disclose only profitable information, hide sensitive information, नहीं, contain all material information, yes, contain all, yes। A person or an organization owes money to the business is called, यहाँ पर मैंने आपको बोला था ओ को खास ध्यान रखना है आपको, ओ कौन किसको ओ कर रहा है, अ पर्सन और एन ऑर्गेनाइजेशन दैट ओज मनी टू द बिजनेस, किसी और को पैसा देना है मुझको, वो मेरे लिए क्या हुआ, डेटर, क्या हुआ मेरे लिए, डेटर। उसके बाद है हमारा अकाउंटिंग इक्वेशन, समीकरण, जिसमें हम लोग ने क्या पढ़ा था, कैपिटल ऑफ अ बिजनेस इज कैलकुलेटेड बाय व्हाट, कैपिटल अगर आपको ढूंढना है तो असेट के अंदर से लायबिलिटी माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा, राइट। द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर टू स्टार्ट और रन द बिजनेस इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल, विच इज कॉल्ड ऑल्सो मूडी, हो गया, डन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ इनटैंजिबल एसेट, जिसको आप छू नहीं सकते हो, लैंड,
विजिबल छू सकते हो, फर्नीचर छू सकते हो, गुडविल सॉरी स्टॉक इसको भी कर सकते हो। तो ये आंसर नहीं है, हमारा आंसर होगा गुडविल, करेक्ट। When the owner withdraws cash or goods from the business for the personal use, तो क्या बोलेंगे उसको? ड्रॉइंग्स। क्या बोलेंगे हम लोग उसको? ड्रॉइंग्स, ग्रेट। Which book of accounts records all the transactions in chronological order? क्या बोलते हैं उसको? क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो हम लोग उसको आंखें बंद करके जनरल का आंसर दे देंगे। ये और ये एक साथ ही आपको याद रखना है। द सेल्स रिटर्न बुक इज़ ऑल्सो नोन एज, जब सेल्स को रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, बंदा मेरे को क्या करेगा, मैंने जो सेल किया है वो मेरे को वापस करेगा, ठीक है, तो मेरे पास क्या आएगा? इनवर्ड आएगा, मेरे पास क्या आएगा? इनवर्ड। तो उसको क्या बोलेगी? इनवर्ड रिटर्न बुक। द डिस्काउंट अलाउड टू अ कस्टमर इज रिकॉर्डेड इन विच साइड ऑफ द कैश बुक। मैंने आपको कैश बुक बहुत अच्छे से पढ़ाया है और मैंने इसको आपको ट्रिपल वाली जो लाइन थी, ट्रिपल कॉलम कैश बुक, उसमें आपको मैंने समझाया था डेबिट साइड के ऊपर हमारे खर्चे होते हैं। उस तरह से याद रखिए कि डिस्काउंट अगर हम लोग अलाउ कर रहे हैं तो वो हमारी डेबिट साइड पर आएगा, ठीक है, वो हमारी डेबिट साइड पर आएगा। Goods worth 5,000 purchased from Mohan were not recorded at all. रिकॉर्ड ही नहीं हुआ, मतलब क्या हुआ? ओमिट हो गया। देन ये सारे के सारे रिपीटेशन के अंदर, राकेश वाला हम लोग ने आज ही किया, सेम क्वेश्चन है, इसको मैं रिपीट नहीं करूँगी। अभी ये एक नया क्वेश्चन है, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आ रहा है उसे डेबिट करो, जो जा रहा है उसको क्रेडिट करो। वो कौन से अकाउंट के लिए सूटेबल रहेगा, ठीक है, तो वो कौन किसके लिए होता है? रियल अकाउंट के लिए होता है। किसके लिए होता है? रियल अकाउंट के लिए होता है। और आपको आइडेंटिफाई करना है इसके में से रियल अकाउंट कौन सा है। मोहन जी नहीं, क्योंकि ये पर्सनल काइंड ऑफ है। कैश जी हाँ, ये हो सकता है, ये एक्चुअली यही है आंसर हमारा, बट हम लोग आगे एक बारी पढ़ लेंगे। सैलरी नहीं, क्योंकि ये हमारे नॉमिनल अकाउंट के अंदर जाएगा, इट इज़ अ काइंड ऑफ नॉमिनल अकाउंट। अकील्स अकाउंट, तो वो हमारे पर्सनल अकाउंट का टाइप है, ठीक है, तो इसको हम लोग निकाल देंगे। तो दिस वुड बी आवर आंसर, ओके। ये वाला भी हम लोग ने ऑलरेडी कर दिया, सुरेश वाला। डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन विच काइंड ऑफ असेट, तो फिक्स असेट, ये हम लोग ने कल किया था, ओके। ये हमारा फॉर्मूला है कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय यूजफुल लाइफ ऑफ असेट, इट इज माई व्हाट answer for the SLM method, for which straight line method, my SLM, इसको इस तरह से याद रखो, SLM and WDV method, ठीक है। A machine was purchased for 1 lakh with a scrap value of 10,000, ये भी हम लोग ने डेट टू यही क्वेश्चन किया था, मैंने आपको फिर से बता देती हूँ। 1 लाख माइनस 10,000, ये क्या है? मेरी स्क्रैप वैल्यू है, डिवाइडेड बाय अगर 9 करेंगे तो मेरा हो जाएगा 90,000 डिवाइडेड बाय 9, दैट कम्स टू 10,000, करेक्ट, ओके। उसके बाद सो आंसर वुड बी 10,000। प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड फॉर अ नॉन एक्सपेंस फॉर द सर्टेन अनसर्टेन अमाउंट, ये भी मैंने आपको एक बार कल समझा दिया था। ये हमारा पेंडिंग रखते हैं हम लोग, कहाँ गया, इसको पेंडिंग रखो, ठीक है। ये वाला मशीन वाला है, WDV मेथड के ऊपर से एक बार फिर से WDV मेथड आपको मैं समझा देती हूँ इस क्वेश्चन के ऊपर से। 50,000 का कॉस्ट है, डेप्रीशिएशन 10% WDV से देना है। किस तरह से देना है? WDV। जब भी ये आए WDV, कंफ्यूज मत होना, जिस तरह से अभी समझा रही हूँ उसी तरह कैलकुलेट करना, ठीक है। क्या पूछा है क्वेश्चन में? डेप्रीशिएशन फॉर द सेकंड ईयर, डेप्रीशिएशन फॉर व्हाट? सेकंड ईयर। शांति से देखो, WDV मेथड फिर से समझा रही हूँ आपको। फर्स्ट ईयर, ठीक है, 50,000 ये मेरा है कॉस्ट, उसके ऊपर डेप्रीशिएशन का रेट अप्लाई करके मेरे को मिलेगा क्या? डेप्रीशिएशन मिला। उसी ईयर के एंड में मेरे को क्या करना है? वो मेरे को ढूंढना है उसका बुक वैल्यू ऑफ असेट, क्योंकि डेप्रीशिएशन प्रोवाइड करेंगे तो असेट की वैल्यू डाउन होगी। तो मेरी वैल्यू थी 50,000, उसमें से मैंने 5,000 लेस कर दिया, तो मेरे पास बचा क्या? 45,000 रुपीज़। अभी ये जो 45,000 रुपीज़ मेरे पास बचे हैं उसको मैं सेकेंड ईयर के लिए मेरा ओपनिंग वैल्यू मानूंगी।
ओपनिंग वैल्यू ऑफ असेट मेरी कितनी रह गई 45,000। ठीक है, अभी मैं क्या करूँगी, डेप्रीशिएशन कैलकुलेट करूँगी एट 10% ऑन दिस वैल्यू। ठीक है, 45,000 इंटू 10% दैट कम्स टू 4,500। अभी इस 4,500 को अगर मैं इसकी ओपनिंग वैल्यू से इतना मैं अगर माइनस करूँगी तो मेरे को क्या मिलेगा, बुक वैल्यू, लेकिन कितनी, इसको बोलेंगे क्लोजिंग। ठीक है, तो 45,000 माइनस 4,500 विच कम्स टू 40,500। करेक्ट। अभी आंसर मेरे को पूछा क्या है, व्हाट इज़ द डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन कितना आया मेरा 4500, सो दिस वुड बी माय आंसर। ठीक है, WDV मेथड याद रखो, क्लोजिंग जो भी होगा वो मेरा इस साल का ओपनिंग बनेगा और उसके ऊपर मैं परसेंटेज अप्लाई करके उस साल का डेप्रीशिएशन निकालूंगी, न कि SLM मेथड जैसा जो हर साल के अंदर एक ही टाइप का एक ही वैल्यू का डेप्रीशिएशन रहेगा, उसमें वैल्यू ऑफ डेप्रीशिएशन चेंज नहीं होगी। अभी SLM वाला क्वेश्चन है, फटाफट से ये भी एक बारी मैं आपको करवा देती हूँ। मशीनरी परचेज ऑन 1 फरवरी 2026 80,000 में परचेज़ किया। सेम क्वेश्चन हम लोग ने येस्टरडे किया था आपका, जो 3 साल के बाद मतलब कि 31/3/29 को उसका मेरे को क्या पूछा गया था, बुक वैल्यू पूछा गया था। तो मैंने क्या किया, 80,000 की कॉस्टिंग 10% का मेरा पर एनम SLM, मतलब कि क्या होगा, हर साल मेरा 8,000 फिक्स हो गया। SLM स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन में 8,000 मेरा हर साल के लिए डेप्रीशिएशन फिक्स हो गया। तो इसको मैं क्या करूँगी, 3 साल का मेरा डेप्रीशिएशन को मैं कैलकुलेट करूँगी और इसको जो भी आया उसको 1/4/26 की जो कॉस्टिंग है उसके अंदर से मैं माइनस कर दूँगी, तो मेरे को क्या मिल जाएगा, उसका क्लोजिंग बुक वैल्यू एट द एंड ऑफ 3 years, राइट। ओके, ये डेटर्स के लिए बैडर्स का जो प्रोविज़न करते हैं वो है, मैं इसको अगेन बाकी रख रही हूँ। वापस से कुछ क्वेश्चंस रिपीट हो रहे हैं, मैं उसको भी वापस फटाफट से सॉल्व करवा दे रही हूँ आपके लिए। डैश इज़ द बेसिक बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, ओरिजिनल एंट्री, मेरे को सिर्फ और सिर्फ दिमाग में जनरल ही याद आता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन विल अपीयर इन द कैश बुक, कैश बुक के अंदर कौन सी चीज़ आएगी, कुछ नया क्वेश्चन है, इसको देखो। क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स, बिल्कुल नहीं, क्रेडिट बिल्कुल नहीं, कैश परचेज ऑफ गुड्स यस, रिटर्न ऑफ गुड्स ये नहीं, तो क्या आएगा हमारा कैश। कैश के अंदर जो धंधा करोगे वो सारा का सारा आपको कैश बुक के अंदर डाल देना है। रिकॉर्डिंग सॉरी recording of business transactions in a journal is called what, journalizing yes, posting बिल्कुल नहीं, posting का मतलब क्या होता है, जब आप रिस्पेक्टिव लेजर के अंदर उस पर्टिकुलर एंट्री का उसको पोस्ट करते हो ना लेजर के अंदर रिस्पेक्टिव अकाउंट में, तो उसको बोलते हैं पोस्टिंग। बैलेंसिंग, लेजर का टोटलिंग बैलेंस करना, जो हम लोग लिखते हैं ना बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, उसको बोलते हैं बैलेंसिंग। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये मेरा आंसर नहीं है। कास्टिंग ये भी नहीं है, सो आंसर वुड बी जनरलाइजिंग। ओके, उसके बाद कुछ रेशियो एनालिसिस के क्वेश्चंस आएंगे आपके, जो हमारा अभी बाकी है, तो रेशियो एनालिसिस बाकी रखते हैं। ये भी रेशियो पार्टनर्स के लिए है, पार्टनर्स के लिए है। ये हमारा कंपनीज अकाउंट के लिए होगा। ओके, ये वाला क्वेश्चन है, क्या है, कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड इन कैश बुक बट नेचुरली। ठीक है, फिर ये पार्टनर शेयरिंग रेशियो पर ये हमको बाकी रखना है। पार्टनरशिप, ओके। फिक्स असेट्स इंक्लूड व्हाट, क्लोजिंग स्टॉक नहीं, ये करंट असेट है। बिल्स रिसीवेबल नहीं, ये करंट असेट्स है। डेटर्स नहीं, ये भी करंट असेट है। यस, आंसर वुड बी मशीनरी।
द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग जनरल एंट्रीज टू द लेजर, देखो 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 कौन आया, पोस्टिंग आया। अभी हम लोग ने जर्नलाइजिंग देखा, ठीक है, जर्नल एंट्री करने को हम लोग जर्नलाइजिंग कहते हैं, लेकिन जब हम लोग जर्नल एंट्रीज को लेजर में ट्रांसफ़र करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पोस्टिंग। मैंने जस्ट अभी आपको बताया, सो दिस वुड बी द आंसर। बैंक ऑफ बड़ौदा बैंक है, और बैंक कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल खर्चा है, इनकम है, नहीं। गुड्स अकाउंट है, नहीं। आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट है, यस। कोई भी बैंक होती है तो उसको आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में क्लासिफाई करना है आपको, ठीक है। नेचुरल पर्सन बिल्कुल नहीं, तो ये होगा आर्टिफिशियल। रिटर्न्स इनवर्ड बुक रिकॉर्ड्स, ध्यान से पढ़िए, रिकॉर्ड कौन सा रिकॉर्ड, रिटर्न्स इनवर्ड, मेरे पास वापस आ रहा है, रिटर्न्स इनवर्ड हो रहा है, मतलब मैंने जो सेल किया होगा वही मेरे पास वापस आया, तो जो कोई माल मैंने बेचा है वो बेचा हुआ माल मेरे पास वापस आ रहा है। कैश रिटर्न नहीं। क्रेडिट सेल्स रिटर्न बाय कस्टमर, यस। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर नहीं। डैमेज गुड्स नहीं। तो ये हो गया हमारा कस्टमर के थ्रू दिया गया रिटर्न। ओके, देन प्रीपेड रेंट, शांति से पढ़िए। जब हम लोग पर्सनल अकाउंट पढ़ते हैं ना, तो उस टाइम पर प्रीपेड पोस्टपेड वाला जो कुछ भी होता है इसको मेमोराइज़ कर लीजिए, याद रख लीजिए कि प्रीपेड पोस्टपेड वो जो भी होता है वो हमारा पर्सनल अकाउंट माना जाता है, और वो पर्सनल भी कौन सा, रिप्रेजेंटेटिव, ओके। अ कैश बुक हैविंग कैश बैंक डिस्काउंट कॉलम इज कॉल्ड व्हाट, 3 कॉलम कैश बुक, राइट। Salary to manager will be recorded in the books of accounts, but appointment of manager is not recorded due to what, पैसा, जिसमें पैसा इन्वॉल्व होगा वही ट्रांजैक्शन हम लोग इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे, ये ऐसा बोलना चाह रहा है। तो इसके ऊपर से हम लोग को कौन सा प्रिंसिपल याद आ रहा है, हम लोग को मनी मेजरमेंट याद आ रहा है, तो आंसर वुड बी मनी मेजरमेंट। ये रेशियो के ऊपर से है, सॉरी, ये रेशियो के ऊपर से, इसलिए मैं इसको बाकी रख रही हूँ। अभी है एक जर्नल एंट्री, हो सकता है कि आपको एग्ज़ाम के अंदर जनरल एंट्री भी आए कि इसकी जनरल एंट्री क्या होगी, उसकी जनरल एंट्री क्या होगी, बताइए। तो वो मैं आपको बता रही हूँ इस एग्जांपल से जो पूछा है उस पर से। परचेज गुड्स वर्थ रुपीज़ 40,000 फॉर कैश, शांति से पढ़ना है, कोई घाई नहीं करनी है, जब हम लोग को माइंड को अप्लाई करके आंसर देना है। एंड 45,000 रुपीज़ ऑन अकाउंट, मतलब क्या हुआ कि हम लोग ने परचेज किया 40,000 फॉर कैश, 45,000 ऑन अकाउंट, मतलब क्रेडिट के ऊपर लिया, ठीक है। तो इसकी एंट्री क्या करेंगे हम लोग, परचेज अकाउंट डेबिट, इसके अंदर 40 के प्लस 45 के दोनों को मिला देंगे, ठीक है। उसके बाद 2 कैश गया मेरे हाथ से, कितना गया 40 के, और कुछ क्रेडिटर मेरे बिजनेस के अंदर खड़े हो गए जिसको मैं बोलती हूँ 45,000 रुपीज़ के। तो यही चीज़ आपको करनी है, ठीक है। परचेज 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 मेरे को 85 कहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है, तो ये तो मेरा आंसर गलत ही है। कैश में मेरे को कितना दिख रहा है 45, तो ये गलत, मेरा होना चाहिए 40, ठीक है। ये मेरे को सही दिख रहा है। टू क्रेडिटर्स मेरे को 45,000, ये मेरे को करेक्ट दिख रहा है, ये मेरे को गलत दिख रहा है, सो सी वुड बी माई आंसर, ओके। अभी डैश इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। मैंने आपको जो नोट्स दी है उसमें आई थिंक फर्स्ट या सेकंड लाइन यही है कि अकाउंटिंग वो आर्ट है जिसमें रिकॉर्ड किया जाता है, समराइजिंग किया जाता है, क्लासिफाई किया जाता है, ठीक है, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स को, ओके। कितने एमसीक्यू हमारे पेंडिंग है अभी, बहुत कम है, सो फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। फिर हमारे पास आई थिंक एक रिजर्व्स एंड प्रोविजंस वाला कॉन्सेप्ट बाकी रहेगा, हमारे पास बाकी रहेगा रेशियो एनालिसिस,
हमारे पास बाकी रहेगा पार्टनरशिप और कंपनीज अकाउंट, ठीक है। बहुत नॉमिनल पार्ट आपके हैं कंपनीज में से और पार्टनरशिप के अंदर से, लेकिन जो रिलेवेंट पार्ट है वो हम लोग फटाफट से ख़त्म करके उसको अच्छे से पढ़ा देंगे। एंड डैश इज़ अ हैपनिंग मेजरेबल इन मॉनेटरी टर्म्स। मॉनेटरी टर्म्स में क्या आएगा? तो इकोनॉमिक इवेंट, नॉन इकोनॉमिक इवेंट, मैनेजमेंट इवेंट, नॉन मॉनेटरी इवेंट। जो पैसे के अंदर नापा जाए वो ये तो हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, ये भी हो नहीं सकता, तो आंसर वुड बी इकोनॉमिक इवेंट। डैश असिस्ट इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। तो क्या आएगा यहाँ पर? शांति से हम लोग जब भी थियोरेटिकल आंसर दो ना तो एक बारी आप लोग को है ना MCQ पढ़ लेने हैं, एक्सेप्ट टू द सिचुएशन कि आपने वही MCQ प्रैक्टिस में ऑलरेडी करके रखे हैं और वही ऑप्शंस के साथ आए हैं, तो आप आंखें बंद करके वो आंसर ले सकते हो। बट व्हेन सम क्वेश्चंस आर न्यू, थियोरेटिकल है, तो आपको सब कुछ सही से पढ़ लेना है। डैश असिस्ट इन रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस। मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग यस, कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग नहीं, so answer would be financial accounting. Dash means users interpret accounting information correctly. जो मेरा अल्टीमेट यूज़र ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या कर रहा है? इंटरप्रिटेशन कर रहा है ऑफ माय डेटा अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन करेक्टली, तो उसको क्या बोला जाता है? रिलायबल, रिलीवेंस, अंडरस्टैंडेबिलिटी के प्रेजेंटेबिलिटी। लुक एवरीवन, ये जो थियोरेटिकल पोर्शन है ना, अगर आपको चाहिए देन आई विल प्रोवाइड ब्रीफ नोट्स ऑन दैट। आपको वो एक बार ही पढ़ के जाना एग्ज़ाम के अंदर, शायद से इस तरह के जो भी MCQs आ रहे हैं वो आप अटेंड कर पाओ उसको, ठीक है। तो यहाँ पर रिलायबल मतलब इसके ऊपर विश्वास करना, तो ये मेरे इस लाइन के ऊपर नहीं बैठ रहा है। रिलेवेंस मतलब इसका रिलेवेंस इसके साथ, इसका मतलब क्या होता है? रिलेवेंट होना, ठीक है। लागतू वड़कतू हो, तो ये भी नहीं हो रहा है। अंडरस्टैंडेबिलिटी समझना, तो क्या आपको इंटरप्रिटेशन और अंडरस्टैंडेबिलिटी एक ही चीज़ लग रही है? तो आंसर वुड बी अंडरस्टैंडेबिलिटी। पर प्रेजेंटेबिलिटी नहीं होगा, सो आंसर वुड बी सी। डैश आर इकोनॉमिक रिसोर्सेज ऑफ एन एंटरप्राइज। कौन सी? इकोनॉमिक रिसोर्सेज कौन से है? लायबिलिटी नहीं, डेट नहीं, इनकम नहीं, असेट मिल्कत, वो क्या है? इसके इकोनॉमिक रिसोर्सेज है। डैश आर ऑब्लिगेशंस टू बी पेड इन फ्यूचर। आगे जाके फ्यूचर में आप कोई ऑब्लिगेशंस है जिसको पे आउट करोगे उसको क्या बोलते हैं? असेट्स नहीं, एक्सपेंसेस नहीं, इन्वेस्टमेंट्स नहीं, लायबिलिटी वुड बी द आंसर। इसको बोलते हैं जवाबदारी। अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर, कैपिटल। डॉक्यूमेंटरी एविडेंस इज कॉल्ड व्हाट? सी वाले बच्चे अगर होंगे कोई तो पता होगा कि जब भी ऑडिट के लिए भेजते हैं तो ऑडिट के लिए फर्स्ट एंड अटमोस्ट स्टेप होता है वाउचिंग। क्या होता है? वाउचिंग का मतलब जो भी आपके पास एविडेंसेस है उसको आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर जो एंट्री है उसके साथ क्या करना है? कंपेयर करना है। सो आंसर वुड बी वाउचर। पर्सन्स हु ओ मनी, बंदा जो कुछ पैसे देने के लिए जिम्मेदार है। ओ मनी, कुछ पैसे देने के लिए जिम्मेदार है, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं डेटर। मतलब अगर कोई बंदा ओ कर रहा है मनी मुझको तो वो मेरे लिए डेटर है। क्या है? डेटर। रूल्स फॉर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शंस को क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल, जो मैं आपको फर्स्ट सेशन के अंदर ही समझाया था, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर। Only monetary transactions are recorded under money measurement concept. Business continues indefinitely, इसको बोलते हैं going concern, same repetition आ रहा है। Financial statements prepared for a period under accounting period, one of the principle that we learned in the first session of accounts. Full disclosures, all the relevant facts will be disclosed, ठीक है। Increase in asset is debit,
and decrease is called credit. ओके जी, तो यहाँ पर हमारे मोस्टली पूरा अकाउंट्स का जो भी मैंने आपको बताया सिलेबस कंप्लीट है। सिर्फ पेंडिंग में क्या रह गया हमारा, एक चीज़ है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस। सिर्फ 10 मिनट का कॉन्सेप्ट है, ये ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद है हमारे पास रेशियो एनालिसिस। उसके बाद है हमारे पास पार्टनरशिप, जिसका बहुत कम वेटेज होगा, ज़्यादा नहीं होगा। हो सकता है पूरे पार्टनरशिप के अंदर से आपको 4 से 5 मार्क के MCQ आ जाए। दूसरा, कुछ कंपनीज़ के रिलेटेड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम लोग को पढ़नी है, वो भी आपका सेम वे 4 to 5 मार्क्स शायद से हो सकते हैं, और मिनिमम 2 मार्क्स में उसके लिए मान कर चल रही हूँ। ठीक है, दैट्स इट। उसके बाद हमारा सिलेबस हो जाएगा बिल्कुल ख़त्म। सो आई एम एक्सपेक्टिंग के अगर मेरे को कल 2 सेशन लेने को आ गए तो मैं पूरा अपना सिलेबस ख़त्म कर दूँगी, राइट। अकाउंट्स में इतना रहेगा। उसके बाद हम लोग फुल फ्लेज इंग्लिश स्टार्ट कर देंगे, और इंग्लिश के अंदर भी आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपका जो भी लेक्चर्स है वो फटाफट से ख़त्म करके हम लोग टेस्ट सीरीज़ के अंदर आगे बढ़ें। राइट एवरीवन, ऑल द वेरी बेस्ट। प्रिपेयर करिए अपने एग्ज़ाम के लिए। मैंने आपको कांस्टेंट कंटिन्यूसली 2 यहाँ पर सेशंस लेकर फुल फ्लेज जितना हो सका मेरे लिए उतने MCQs को मैंने कवर कर लिया है, आपके कॉन्सेप्ट को कवर कर लिया है। बट नाउ द एफर्ट शुड बी फ्रॉम योर साइड। आपको पढ़ना है, आपको रॉक करना है अपने एग्ज़ाम्स के अंदर, और कुछ भी डाउट हो तो हमको पूछना है। हमारे व्हाट्सएप के ग्रुप के ऊपर जुड़ जाइए अगर नहीं जुड़े हो, इंस्टाग्राम के ऊपर जुड़ जाइए, आप हमको DM कर सकते हो डायरेक्टली ऑन द व्हाट्सएप, एंड यू कैन कनेक्ट टू अस। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।